तो खैर जब ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो इससे तो पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडरेट होगा और कौन सा यानी स्लो है, तो यही आरडीएस होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। और ये वेरी फास्ट है, तो ये इसके लिए अगर जो रेट कांस्टेंट होगा सबसे ज़्यादा हाइयर होगा, उसके बाद ये तब ये होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका रेट कांस्टेंट होगा। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, क्या आएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ x मान लिया, इसका y मान लिया, जो मुझे पता नहीं है कितना होगा वहीं पता करना है। तो ऑर्डर मुझे यहाँ पे निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, अगर ये पता रहेगा तभी हम रेट लॉ लिख सकते हैं। तो क्या करें, इससे रेट लॉ इक्वेशन लिख ले। तो यहाँ से यानी कि सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा R इक्वल्स टू कितना, यानी रेट कांस्टेंट कुछ मान लिया K है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना A कंसंट्रेशन ऑफ B2, ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक्स्ट्रा कौन सा आया है देखो, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होने चाहिए, जो रिएक्शन मेन रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग ये रेट लो आना चाहिए, A2 और B2 आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, B2 तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको यानी ये पार्ट जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग इससे के ही निकाल सकते हैं, और के ही यहाँ पे ये कंपोनेंट आ रहा है ना, देखो तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन A2, ठीक है। तो इसका मुझे निकालना ए स्क्वायर अपन इतना हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, के ई इंटू ये। अब अगर ये हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इन दोनों से देखो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, ये, और दूसरा इक्वेशन ये आ गया, इसमें पुट कर लो, एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा के इंटू ए के जगह पे क्या लिख लेंगे, रूट ओवर के ई इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू B2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लिख लो ये क्या हो जाएगा, पूरे कांस्टेंट 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 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा के डैश, और A2 दी होल पावर 1/2 और B2 अब कुछ नहीं तो क्या है, पावर 1, ठीक है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में आ गया यहाँ पे एक, यानी x कितना आ गया और y कितना आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। 2NO प्लस O2 और NO2 ये दिया हुआ है, इसके लिए मैकेनिज्म दे दिया, NO प्लस NO और ये N2O2, और इधर दिया हुआ N2O2 प्लस O2 और ये दिया 2NO2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फास्ट है और ये स्लो है। उसके बाद ये दिया हुआ K1 है इसका रेट कांस्टेंट, और इधर बैकवर्ड डायरेक्शन का K इनवर्स है, और ये दिया हुआ है K2, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट के कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है K2 इंटू के इनवर्स अपन K2 इंटू K1 अपन के इनवर्स। बी ऑप्शन दिया हुआ है K1 इंटू के इनवर्स अपन K2 और ऑप्शन सी दिया हुआ है K2 इंटू के इनवर्स अपन K1 और ऑप्शन डी दिया हुआ है K1 के इनवर्स इंटू K2। ये दिया हुआ, यहाँ रेट कांस्टेंट निकालना है, कौन सा करेक्ट होगा, करो। के निकालना है रेट कांस्टेंट, फाइनल जो आएगा कितना होगा। तो ये क्या आरडीएस होगा K2 वाले, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यानी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आर हम लोग कितना निकाल सकते हैं, इसका K2 दिया हुआ है तो KT इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू O2, ठीक है। अब देखो इसका जो मेन रिएक्शन है उसमें क्या है, उसमें रेट कांस्टेंट कितना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O2, ये X मान लिया, ये Y, तो ये मुझे पता करना है। तो इस इक्वेशन में ये देखो, तो ये कहीं NO आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, O2 तो आ रहा है, लेकिन ये, तो ये कौन सा पार्ट है, एलिमिनेटेड पार्ट, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे, फर्स्ट वाले से, तो के ही निकालो, कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, यानी एक बार लिख लो, KF कितना दिया हुआ है K1 और KB कितना दिया हुआ है K इनवर्स, यानी 1/K लिख सकते हो या K इनवर्स, ठीक है। अब ये दोनों दिया हुआ है तो K कितना निकल गया, KF अपॉन KB होता है, और ये कितना आएगा, देखो तो K1 अपॉन K इनवर्स, ठीक है। और ये इतना, यानी के के जगह पे इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी K1 अपॉन K इनवर्स आ गया, यहाँ से हम लोग इधर आएगा N2O2 अपन NO दी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये के इक्वल होगा। तो चलो N2O2 का यहाँ से निकाल करके पुट करो, कितना आ रहा, N2O2 यहाँ से निकाल लोगे कितना आएगा, K1 अपॉन K इनवर्स, ठीक है, इंटू क्या, NO दी होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड इसमें रख लो, यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है ना, तो इसमें रखो, कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू K2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, K2 इंटू K1 अपन K इनवर्स इंटू O2 है यहाँ पे, और इसमें NO दी होल स्क्वायर। तो देखो तो यहीं आएगा, के जगह पे क्या आ गया, ये आया, यानी ये के जो मुझे पता करना था यही ना आया, रिजल्टेंट के, देखो उसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कोई है आ रहा है, K2 इंटू K1 अपन K इनवर्स, तो K2 इंटू K1 अपन K इनवर्स, ये हो जाएगा, यही आ रहा है ना, हाँ। और ऑर्डर कितना आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं।
PSUEDO लिखो ना, PSUEDO, स्यूडो। चलो लिख लो। इससे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हम लोग डिस्कस पहले भी किया है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगर करेंगे हम लोग, तो ईस्टर यानी CH3CO, C2H5, और इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराए तो ये CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी एक एसिड प्रोडक्ट देगा और दूसरा अल्कोहल। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराए तो ये रिवर्सिबल भी होता है। तो इसका अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, रेट लाइक्वेशन, तो क्या मिलेगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यानी अगर मैं x यहाँ मान लिया तो ये y। ठीक है, तो ये रेट लॉ इक्वेशन K इंटू ईस्टर। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए, और ये यहाँ पे यानी y इक्वल्स टू 0, तो फाइनली ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आ गया? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, ये पहले भी हम लोग देखे। अब देखो यहाँ बेसिक मीडियम में रहता तो फिर ये सेकेंड ऑर्डर का हो जाता। हम लोग कल एग्जाम्पल भी देखे थे सेकेंड ऑर्डर में। ये एसिडिक मीडियम है और यहाँ एक्सेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक, देखो इसको मेंशन किया गया क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में कोई कंपोनेंट रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग क्या लेते हैं? 0। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट अगर एक्सेस में होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, इसीलिए y क्या हो गया? वाटर यानी H2O का कंसंट्रेशन पावर क्या है? y। y को हम क्या किए यहाँ पे? 0। तो ओवरऑल कितना हो गया? यानी ईस्टर क्या है? एक ही मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल से वाटर का एक मॉलिक्यूल से, ऐसे मॉलिक्यूलरिटी देखा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे कितना है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 है। इसका मीनिंग कि मॉलिक्यूलरिटी यहां पे देखा जाए तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 से हाइयर है, लेकिन ऑर्डर कितना आया? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर यानी 1 आया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 से ग्रेटर है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज फर्स्ट स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है,
तो ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगला पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन रेट को इफेक्ट डाल सकते हैं? इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चलो लिखो पहला में, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन during the chemical reaction bond cleavage और bond formation और bond formation occurs। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन आकर्स। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन आकर्स। हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन hence the rate of reaction depends, the rate of reaction depends on the nature of bond length and bond energy। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो डिपेंड करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। बॉन्ड क्लीवेज का मीनिंग कि बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोनों केस में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक में एनर्जी रिलीज करता है, दूसरे में एनर्जी, यानी जब टूटेगा तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, और जहां पे फॉर्मेशन होगा वहां पे एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो दोनों केस में यानी डिपेंड करता है जो बॉन्ड क्या है, कैसा है, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है या शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, या कहने का मीनिंग कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है। तो अगर मान लेते हैं कि दो ये कोई कंपाउंड है, इसके बीच यानी दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी कि इसके बीच स्ट्रेंथ कितना है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बहुत सारे हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो ज्यादा यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो टूट पाएगा, ऐसे तो नहीं टूट पाएगा। जो वीक बॉन्ड होगा, पुअर बॉन्ड लेंथ होगा, तो उस तरह के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ही वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो बॉन्ड जितनी इजी वे में ब्रेक हो जाएगा वो रिएक्शन फास्ट होगा।
और जो इजी वे में ब्रेक नहीं हो पाएगा और रिएक्शन स्लो होगा। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, यानी कहने का मीनिंग कि उनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट लिख लेना इसमें, लिख इन द रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्शन लिख लेना, इन द आयनिक रिएक्शन ऑफ एसिडिक KMnO4 with Fe2 plus ion and C2O4 2 minus with Fe2 plus ion, C2O4 2 minus with Fe2 plus ion. The rate of reaction हो गया, the rate of reaction becomes very fast because 2O4 2 minus with Fe2 plus ion, Fe2 plus ion इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन। C2O4 2 minus with Fe2 plus ion, the rate of reaction is slow, the rate of reaction is slow, हो गया, because we have to heat required, we have to heat required to break the bond between, we have to heat required to break the bond between carbon carbon in ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। तो एक तरह से एक्सेप्शनल है, हाँ, बिटवीन कार्बन कार्बन इन Ac2O4 2 माइनस। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट क्लास में ही बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताया था ना वहां पे, फास्ट, वेरी फास्ट, स्लो, ठीक है। तो वहां पे मैं एग्जांपल दिया था कि आयनिक रिएक्शन का क्या होता है, किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आयनिक रिएक्शन को बाउंड क्लीवेज की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद वो चार्ज में है तो वेरी फास्ट यानी स्ट्रांगली इनके बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि ऑक्सिलेट आयन में, यानी ये भी आयनिक रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सिलेट आयन में बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है, जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। जब तक एनर्जी नहीं देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, इसीलिए इसका रिएक्शन स्लो होता है। हमें यहाँ पे एनर्जी यानी हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जनरली आयनिक रिएक्शन में हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए वो फास्ट होता है, बट यहाँ पे एक स्लो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्टर्स है इफेक्ट ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी,
तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी पता है? तो पहले देखो टेम्परेचर का क्या है फंक्शन। तो टेम्परेचर सबको पता है कि एनर्जी का फंक्शन, यानी कि टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, उनकी मॉलिक्यूल्स की यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेना ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ, ऑन इंक्रीजिंग on increasing the temperature, the rate of reaction on increasing the temperature, the rate of reaction increases, the rate of reaction increases because temperature is the function of energy, because the temperature is a function of energy, function of energy, and hence increase in temperature, increase in temperature, the kinetic energy of the molecules, increase in temperature, increase the kinetic energy of molecules, and rate of reaction becomes, क्या होगा, हाँ, वो भी इंक्रीज करेगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाई और इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, इसका मीनिंग कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी एक टर्म आया इसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यानी एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है इसमें, ये देखते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस यानी रिएक्टिंग पार्टिकल्स है तो कुछ ना कुछ उसका अपना एनर्जी तो अवेलेबल है, जो अपना एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, उसको इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जैसे इसमें भी सबका अपना अपना कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो उसके यानी कंपेयर में देखा जाए तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अभी जो है बैग लेकर या तो स्कूल जा रहे हो या कोचिंग कर रहे हो या कहीं किसी ना किसी मीडियम के थ्रू एनर्जी हो, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, जिसकी कमी है। तो मिनिमम वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर बोर्ड कंप्लीट करना होता है तो मिनिमम कितना का ये रहता है जिससे कि इज्जत बच जाए घर मोहल्ले में, 60% का। तो लोग जो है उस कैटेगरी में क्या बोलता है, जो मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया, परसेंटेज नहीं बोलता है, तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो पूरे घर मोहल्ले और रिलेशन में इज्जत बच जाती है कम से कम, कि चलो फर्स्ट डिवीजन तो आ गया, फेल नहीं हुआ या सेकंड डिवीजन नहीं गया, ठीक है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 60 को क्रॉस कर रहा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे है कि कितना यानी गेन किया, जो अभी अवेलेबल है, सपोज कि 40% है, जिससे कि यानी कि सेकंड या थर्ड डिवीजन आ सकते हो। लेकिन फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए अभी कितना 20% की कमी है ना। तो 20% कहां से गेन कर रहे हो, कैसे गेन कर रहे हो, वो एडिशनल अमाउंट हुआ। अब वही एडिशनल अमाउंट किस में जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें लिखो, तो एक आता है यानी कि कहने का मैंने यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, यही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी।
यानी ये एनर्जी चाहिए क्या, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, और ये तुम्हारे पास अवेलेबल है, इतनी की कमी है, तो ये एडिशनल हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन। तो पहले लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy present in a reactant molecules अच्छा फैन, ओह लाइट कटा हुआ है ना, फैन बंद कर दो, ठीक है, लाइट आ गया। चलो इसमें लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन is known as threshold energy। ठीक है, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां पे लिख लेना दूसरा पॉइंट, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स given to the reactant molecules to complete the reaction, to complete the reaction is called activation energy, is called activation energy। यानी कितना एडिशनल दे रहा हो जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन। यानी एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या, इंटरनल एनर्जी। ये एक्टिवेशन हो गया थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल। हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो रिएक्शन रेट स्लो होगा, ठीक है, रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा, और लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
तो ये भी एक और भी यहाँ पे आ रहा है पॉइंट कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वैल्यू ऑफ के क्या होगा, मिनिमम, लेसर द वैल्यू ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पे लेसर वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट। लिया थ्रेशोल्ड एनर्जी और यहाँ इंटरनल और ये एक्टिवेशन, देखो यहाँ पे ये लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड कितना टोटल में मैं ये लिया हूँ, ये बाउंड्री लाइन अगर कंसीडर कर लिया हूँ जो 60-60 है। अब यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी 40 है, यानी इंटरनल 20 है तो एक्टिवेशन कितना होगा 40, यहाँ पे इंटरनल 30 जूल है तो यहाँ पे कितना है 30, और यहाँ पे 40 है तो ये कितना है कम, यानी एडिशनल, ये क्या है एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, तो जिसमें एडिशनल ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना गेन करने में, तो इसमें एडिशनल हाई है तो क्या होगा, रिएक्शन रेट स्लो होगा, ठीक है, ये मॉडरेट है तो मॉडरेट भी रिएक्शन भी मॉडरेट होगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, इंटरनल इसका 40 है तो कम समय में गेन कर लेगा, रिएक्शन रेट फास्ट होगा, ठीक है, तो यही है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा तो रिएक्शन रेट स्लो होगा। यह सिंपल अपने डेली लाइफ में इस तरह से मिलता है बहुत सारे देखने को, जैसे अपने देखना मोहल्ले आस पास पर उसके जो भी है, जो बीपी का पेशेंट होता है ब्लड प्रेशर का, उसको थोड़ा सा पिन मार दो स्टार्ट हो जाएगा, उसको ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी उसको उकसाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ भी। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग मैं क्या ले लिया एनर्जी, और एक्स के लॉन्ग रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इसका यहाँ पे देख रहे हो ये इसका क्या है इंटरनल एनर्जी, यानी ऑलरेडी इतना अवेलेबल है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, इस पीक पे यानी आ रहा है, तो यानी इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इतना इसको एक्टिवेट करना पड़ रहा है, और ये एनर्जी क्या हुआ, यही एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इतना इसको कमी है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको इतना देना पड़ा, तब जाकर के वो रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये अब ये आ रहा है रिएक्टेंट का इतनी एनर्जी थी, ठीक है, अब रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो क्या देख रहे हो प्रोडक्ट उसके नीचे आ गया ना, तो यहां से डेल्टा एच निकाल सकते हो, अब इसका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस यही आएगा ना डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बताओ क्या आ गया, निगेटिव आया या पॉजिटिव, क्या निगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पे यानी डेल्टा एच क्या हो जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी ये
फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है तो ये प्रोडक्ट के लिए और ये बैकवर्ड रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये कैसा है, निगेटिव। और जब निगेटिव है तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक ये फिनोमेना होगा, यानी हीट क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलीज कर रहा हूं। तो हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। चलो लिख लो। देखो यहां पे डेल्टा एच क्या आ गया। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का ये है, बैकवर्ड का रिएक्टेंट के लिए। तो क्या आ गया, यानी यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, ठीक है, और यहां पे ये प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट। एक मिनट, ये लगता है इसमें हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये फॉरवर्ड का है ना, देखो ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये इधर है, ठीक है। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। यानी हीट क्या करेगा, यहाँ गेन करेगा, इसमें उल्टा होगा, यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव होगा और ये एक्सोथर्मिक होगा, और ये हीट रिलीज करेगा। क्या हुआ, एक मिनट, कहाँ पे, अच्छा ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे आ रहा है ना, और यहाँ पे, हाँ इससे देखना है ना, हाँ ठीक है, ठीक, पहले वाला ही ठीक था, ये ऊपर वाला देखना है इसके अकॉर्डिंग मिला करके, ठीक है, तो पहले ही ठीक था, फिर से इसको काटे नहीं और लो, चलो ठीक है। ये कौन सा लिखे थे हम, ठीक था, वही ठीक था, ये हम इधर ध्यान दे दिए, यहाँ पे ध्यान देना है, ये इसको मिला करके यहाँ पे देखना है, ठीक है, और यहाँ से ये मिला करते ऊपर आ रहा है, इधर इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर आ रहा है इसीलिए, ठीक है, तो हाइयर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, और इसमें हीट गेन करेगा, और दोनों इक्वल हो जाए तो आइसोथर्मिक हो जाएगा, यानी डेल्टा एच अगर थर्ड केस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, इफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड इक्वल हो गया तो डेल्टा एच 0 और ये हो जाएगा, ये फिनोमेना आइसोथर्मिक हो जाएगा, यानी दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो, ठीक है।
तो किस में एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, देखो तो फर्स्ट में या सेकंड में? एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ से भी देखने से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम किस में है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये रिएक्शन स्लो होगा, और ये एक्सोथर्मिक है, इसमें कम है और ये रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट variation of rate constant with temperature by Arrhenius experimental equation। Arrhenius experimental equation, तो ये आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन k इक्वल्स टू a टू द पावर a इंटू e टू द पावर e a अपॉन आर टी, ये एक्सपेरिमेंटल आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें k है, पता है सबको, रेट कांस्टेंट। ठीक है, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और a क्या है यहाँ पे, आर्हेनियस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर। ठीक है, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। और आर सबको मालूम है क्या है, मोलर कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट टी टेम्परेचर, और नेक्स्ट क्या है, ये ई ए, ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। Yeah. Frequency with which reactant molecules passed over the energy barrier is called Arrhenius constant और Arrhenius factor, जिसको A हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़े हो, E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, तो एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो एनर्जी भी हाई होगी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट पार्टिकल्स यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो है कोलिजन करके यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, उसको आर्हेनियस फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, और वो आर्हेनियस कांस्टेंट यही ए है। ठीक है,
चलो अब ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग यानी कि लॉग ले ले दोनों साइड, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन वाला फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे लॉग m इंटू एन वाला फॉर्म आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर e a अपॉन आर टी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ना। तो ये 10 बेस पे, अगर ई बेस पे लेते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले से ई है, ठीक है, ई बेस पे भी ले सकते हैं। ई बेस पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एन के, और यहाँ पे एल एन ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल एन ई टू द पावर ई अपॉन आर टी, ठीक है। तो एल एन के इक्वल्स टू, यहाँ मैं इसको ऐसे कर लिया तो निगेटिव आ गया, ई अपॉन आर टी और प्लस एल एन ए आएगा ये, अगर ई बेस पर लेते हैं तो। यहाँ पे क्या हो गया, एल एन यानी बेस सेम है तो 1 हो गया, तो ई बेस पे इतना आ गया, ठीक है। इसका अगर ग्राफ ड्रा करना है तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लेंगे, एल एन के, और एक्स के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, एक्स के अलॉन्ग क्या लेंगे हम लोग, देखो तो इसमें, अरे 1/t लेंगे, 1/t, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए, तो स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव आ रहा है, तो स्लोप निगेटिव आ रहा है और कुछ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस तरह से यानी कि ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है। और ये थीटा यानी कि स्लोप m कितना आ गया यहाँ पे, तो निगेटिव ऑफ ई ए अपॉन आर, ठीक है, ये आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस सेट अगर 10 बेस पे जाते हो तो लॉग ऑफ के इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग क्या आएगा, ए, डायरेक्ट मैं लिख दिया हूं, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, चलो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, 2.303 और लॉग के इक्वल्स टू ई ए निगेटिव में अपॉन आर इंटू 1/t, और निगेटिव है, अब प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 2.303 लॉग ए, और इसी से आप क्या कर दे, 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दे, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में, जो कि यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। तो अब ये स्लोप तो वहीं रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसके लिए ग्राफ अगर हम लोग देखें यहाँ से, अब लॉग के लिखेंगे, इधर 1/t का फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ पे ये भी निगेटिव आएगा, तो ये थीटा, ठीक है, यानी m इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा, जो कि निगेटिव ऑफ 2.303 और r, ये हो जाएगा। एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, इसका मीनिंग उस कंडीशन पे क्या आएगा रिलेशन, देखो तो यहाँ पे लॉग ऑफ के इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ 2.303 आर, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समथिंग बाई इन्फिनाइट क्या होगा, 0, प्लस लॉग ऑफ ए,
यानी ये पूरे 0, तो क्या मिल गया, लॉग ऑफ k इक्वल्स टू लॉग ऑफ a, यानी फाइनली k इक्वल्स टू a। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर पे आर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिया कि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और सिमिलरली एट टेम्परेचर T2, तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना मैं मान लिया, K2। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, क्योंकि K क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ओनली, तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1, यानी ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे है, और T2 टेम्परेचर पे मैं K2 कंसीडर कर लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से दो इक्वेशन बनाओ तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से इसको इक्वेशन मान लो B, तो फ्रॉम इक्वेशन B से log of K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 प्लस log A। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड कंडीशन से आ जाएगा log of K2, और ये आ जाएगा 2.303 R 1/T2 प्लस log ऑफ A, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, इसकी डिपेंडेंसी उस पर है नहीं टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब यहां से इन दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहां पे माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग ऑफ, यानी एक मिनट, यहाँ सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, या इसको भी कर सकते हो, बाद में रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे EA अपॉन 2.303 R कॉमन है, तो मैं इसको लिख लूँ EA अपॉन 2.303 R, और क्या बच जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ जाएगा। अब ये log m/n वाला फॉर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R इंटू ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा और उनका रेशियो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चल के एक यहाँ पे और एक प्रॉपर्टीज आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लिया, आर का मैग्नीट्यूड पता है, निकल सकता है ना। ठीक है, चलो नोट करो।